सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं 3 देश। क्या सऊदी अरब के साथ भारत को भी शामिल होना चाहिए? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका को ना कहा, लेकिन भारत से क्यों मौका मांग रहा है चीन। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त 2 अलग अलग तरह के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को ऑपरेट कर रहा है। उसने 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। जाहिर तौर पर ये अत्याधुनिक लड़ाकू विमान युद्ध में गेम चेंजर साबित होंगे, लेकिन भारत के पास अभी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं है। जो भी भारतीय प्रोजेक्ट्स हैं, खासकर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के फाइनल होने में अभी कम से कम 7 से 10 साल का वक्त लगने वाला है। वहीं ऐसे प्रोजेक्ट्स में इतनी ज्यादा लागत होती है कि विकासशील देशों के लिए अपने दम पर ऐसा करना अत्यधिक मुश्किल होता है। लेकिन भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि वो भी 5वीं नहीं बल्कि 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को लेकर। खबर यह है कि इटली ने जैसे ही ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की पुष्टि की है, उसके ठीक एक हफ्ते के बाद जापान, यूके और इटली के नेताओं ने 19 नवंबर को 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को शामिल करने के संभावना तलाशने के लिए बैठक की है। इस बैठक का मकसद ये था कि इस प्रोजेक्ट में और भी देशों को शामिल किया जाए और विमान के निर्माण का खर्च सभी देश मिलकर उठाएं। जी कैप को साल 2022 में बनाया गया था, जिसमें यूके, जापान, इटली शामिल है। इस कार्यक्रम का मकसद अगली पीढ़ी के चालक दल वाले लड़ाकू विमान को डिजाइन करना, उनका निर्माण करना और निर्माण होने के बाद उनका निर्यात करना है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मौजूदा साझेदारी को बढ़ाने के लिए अपने समर्पण को दोहराते हुए कार्यक्रम पर प्रगति में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। ये बैठक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई, जो इस प्रोजेक्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षण था। बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि वे परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के महत्व पर सहमत हुए हैं और चल रहे सहयोग को और मजबूत करने के अपने साझा इरादे की पुष्टि की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने तीनों के भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की व्यापक श्रेणी में भागीदारी को व्यापक बनाने के महत्वाकांक्षा पर प्रकाश डाला। हालांकि किन देशों को शामिल किया जाएगा, उनकी भूमिका क्या होगी, उन जानकारियों का फिलहाल खुलासा नहीं किया गया है। इस बैठक में जी कैप का विस्तार कर अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन जीजो के निर्माण की बात की गई, जिसका काम अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट करना है। 20 नवंबर के संयुक्त बयान के मुताबिक $multi-billion के इस प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एक कंपनी स्थापित करने के लिए एक जॉइंट वेंचर समझौते पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। अब सवाल ये होता है कि क्या भारत को इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि भारत का इस वक्त जो अपना फाइटर जेट बनाने का प्लान है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। कहा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी चुनौती है 2030 से पहले एडवांस मीडियम लड़ाकू विमान का सफल घरेलू विकास। अपनी हवाई लड़ाकू क्षमताओं को एडवांस करने की तत्काल आवश्यकता के साथ भारत विदेशी निर्माताओं से एडवांस लड़ाकू जेट खरीदने के लिए मजबूर है, और ये एक ऐसा फैक्टर है जो जी कैप पहल में भारत के शामिल होने का रास्ता खोल। जी कैप के सदस्य विस्तार करना चाहते हैं और मूल बात यह है कि ये सुपरसोनिक 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास इंजन विकसित करने की बात कही जा रही है। भारत को फिलहाल एडवांस फाइटर जेट की बहुत ज्यादा जरूरत है। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को लाओ पीडीआर के वियंतियाने में अपने चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जून के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक, जहां उन्होंने कहा कि दोनों देशों को गलवान घाटी जैसी झड़प से बचना चाहिए। 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों के मीटिंग प्लस के मौके पर हुई बैठक में भारतीय नेता ने कहा कि दोनों देशों को 2020 की दुर्भाग्यपूर्ण सीमा झड़पों से सबक लेना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपाय करें और भारत चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखें। दोनों रक्षा मंत्रियों की मुलाकात उस वक्त हुई है जब भारत और चीन के बीच तनाव कम हुआ है और पिछले दिनों
कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। भारतीय रक्षा मंत्री ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि दुनिया के सबसे बड़े दो देश भारत और चीन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये देखते हुए दोनों देश पड़ोसी बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें संघर्ष के बजाय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने तनाव कम करके दोनों पक्षों के बीच अधिक विश्वास और आत्मविश्वास निर्माण पर जोर दिया और आशावादी दोनों पक्ष आपसी विश्वास और समझ के पुनर्निर्माण के लिए रोड मैप की दिशा में मिलकर काम करने को सहमत हुए। लगभग 5 सालों में पहली बार स्ट्रक्चर्ड बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ने सीमा प्रश्न पर रुके हुए विशेष प्रतिनिधियों के संवाद तंत्र को जल्द से जल्द पुनर्जीवित करने की बात कही है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ जो भी सीन हो, पर फिलहाल के लिए चाइना और भारत के बीच में एकदम से कहेंगे कि एक बार को सारी चीजें भूल गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, तो ऐसा नहीं है। ये काफी पुराना रहा है। भारत चीन सीमा विवाद को नक्शों को अलग अलग समझ का तरीका है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को IIC में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, उन्होंने कहा कि दोनों की समझ अपने अपने हिसाब से है, दूसरे के हिसाब से वो गलत कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वास्तव में ये नहीं कह सकते कि कौन सही कौन गलत है। उन्होंने 1947 से भारत का नक्शा चीन से सटी सीमा की तरफ सिकुड़ता जा रहा है, ये कहना सही नहीं है। अगर हम 1950 में चीन की जगह होते तो हमें भी लगता कि हमारा नक्शा सिकुड़ रहा है, क्योंकि वे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा कर। चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद नक्शों के अलग अलग व्याख्याओं का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इस विवाद पर चर्चा होती रहती है, हम वास्तव में ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सही कौन गलत है। उन्होंने कहा कि 1947 से भारत को लग रहा है कि चीन की तरफ उसका नक्शा सिकुड़ता जा रहा है। अगर हम दूसरी तरफ होते, अगर हम 1950 में चीन होते तो उनके नक्शे पर नजर डालते तो वो भी पाते कि उनका नक्शा सिकुड़ रहा है, आंशिक रूप से हमारी वजह से, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश पर दावा। चौहान ने IIC में भविष्य के युद्ध और भारतीय सशस्त्र बलों का व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने की थी, जिसमें पूर्व रक्षा सचिव और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल AN वोहरा के साथ एक सत्र भी शामिल हुआ। चीन और पाकिस्तान की भविष्य के युद्धों की तैयारी पर पूछे जाने वाले एक सवाल में चौहान ने कहा कि कोई भी पेशेवर सेना भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रहेगी। उन्होंने कहा कि थिएटर कमांड और पुनर्गठन चीन ने इसे 9 साल पहले किया, भले वो नहीं कर रहे हो, फिर भी वो मानकर चलना होगा कि भविष्य की युद्ध की तैयारी कर। चौहान ने अग्निपथ स्कीम को अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन ये अच्छा है। 1950 में अरुणाचल को लेकर भारत और चीन के बीच में क्या हुआ था? दरअसल चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच में विवाद शुरुआत हो गई। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है, उस पर अपना दावा ठोकता है। 1950 से पहले अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था और इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, लेकिन चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने के बाद अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोक दिया। चीन का तर्क है कि अरुणाचल प्रदेश ऐतिहासिक रूप से तिब्बत का हिस्सा रहा है। अब जब तिब्बत चीन का हिस्सा है तो अरुणाचल भी उसका हिस्सा होना चाहिए। भारत ने इस दावे को हमेशा से खारिज किया है। भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का भिन्न अंग रहा है और 1914 में हुए शिमला समझौते के तहत भी ये भारत का हिस्सा ही। 1950 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें पीछे धकेल दिया। फिर ये विवाद आगे चलकर 1962 के भारत चीन युद्ध का एक प्रमुख कारण बना, जिसमें चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण किया और कुछ समय के लिए क्षेत्र पर कंट्रोल स्थापित। इस तरीके से 1950 में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के